तो आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो पैसों को लेकर हमारी सोच को शायद पूरी तरह बदल सकता है। हमारे पास है रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड। इसका जो मेन आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है। अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास माता पिता नहीं सिखाते। और जो बात इस किताब को खास बनाती है वो इसका फॉर्मेट है। मतलब ये कोई भारी भरकम फाइनेंस की किताब नहीं है। ये दो पिताओं की कहानी है। एक पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन सारी जिंदगी पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहे। और दूसरे पिता जिन्होंने 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। अरे वाह! तो एक 8वीं पास इंसान एक पीएचडी से ज्यादा अमीर, ये बात ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है कि शायद जो कुछ हम स्कूल में सीखते हैं वो काफी नहीं है। तो चलिए आज इसी किताब के आइडियाज की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आज के दौर में कितने सही बैठते हैं। तो कहानी शुरू होती है लेखक के दो पिताओं से, है ना, जिनकी पैसे को लेकर सोच जमीन आसमान का फर्क था। उनके पुअर डैड जो उनके असली पिता थे वो एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। बिल्कुल, उनका मानना था कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और एक सेफ सिक्योर नौकरी पकड़ लो, बस। हाँ, उनकी दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। पुअर डैड की सोच थी कि पैसों से प्यार करना सारी बुराइयों की जड़ है। अच्छा। वो हमेशा यही कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता। वहीं दूसरी तरफ थे रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे। और उनकी सोच एकदम उल्टी थी। बिल्कुल उल्टी। वो कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। ये बहुत बड़ा फर्क है। रिच डैड कभी ये नहीं कहते थे कि मैं ये नहीं खरीद सकता, वो पूछते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एग्जैक्टली, एक स्टेटमेंट आपके दिमाग को बंद कर देता है। और दूसरा सवाल आपके दिमाग को नए रास्ते खोजने पर मजबूर करता है। और यहीं पर किताब का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है। देखिए, ये किताब अकादमिक शिक्षा के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सवाल करती है कि हम किस तरह की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। रिच डैड का मानना था कि हमारा स्कूल सिस्टम हमें अच्छा कर्मचारी बनाना तो सिखाता है, पर अच्छा मालिक या निवेशक बनना नहीं। मतलब वित्तीय शिक्षा, पैसे की समझ। हाँ, वो स्कूल में नहीं बल्कि घर पर मिलती है। और शायद यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, क्योंकि वो ये ज्ञान अपने बच्चों को देते हैं। और इसी पुअर डैड वाली सोच का नतीजा होता है वो जाल, जिसे किताब ने एक बड़ा मजेदार नाम दिया है, द रैट रेस। चूहा दौड़। हाँ, चूहा दौड़। ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक चक्के पर भागते हुए चूहे की तस्वीर आ जाती है जो कहीं पहुंच नहीं रहा। और वो तस्वीर बिल्कुल सटीक है। ये उस अंतहीन चक्र के बारे में है जिसमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं। सोचिए, एक आम इंसान की जिंदगी कैसी होती है। आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर एक अच्छी नौकरी मिलती है और पहली सैलरी आती, लगता है वाह, दुनिया जीत ली। हाँ, क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं, आप खर्च करना शुरू कर देते हैं। फिर शादी होती है, घर में 2 सैलरी आने लगती हैं, तो लगता है कि भविष्य बहुत उज्जवल है। आप एक घर खरीदने का फैसला करते हैं, एक अच्छी कार। और फिर बच्चे हो जाते हैं और खर्चे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं। अब ज्यादा पैसा कमाने के लिए आप और मेहनत करते हैं, प्रमोशन के लिए, सैलरी हाइक के लिए। आपकी सैलरी बढ़ती भी है, लेकिन उसके साथ ही आपका इनकम टैक्स स्लैब भी बढ़ जाता है। और ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, ये सब भी तो बढ़ता है। सही बात है। आपकी आमदनी बढ़ती तो है, लेकिन आप हैरान होते हैं कि सारा पैसा जा कहाँ रहा है। असल में आप अपने मालिक के लिए काम कर रहे हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम कर रहे हैं, और बैंक को लोन चुकाने के लिए। आप बस एक बड़े और खूबसूरत पिंजरे में भाग रहे हैं। यही रैट रेस है। तो फिर इस रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर रिच डैड का पहला और सबसे जरूरी नियम आता है ना? हाँ, वो नियम है, आपको संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क पता होना चाहिए। और हमेशा संपत्ति खरीदनी है। हमेशा संपत्ति खरीदनी है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन है नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस फर्क को ही नहीं समझते। किताब में इसकी परिभाषा मतलब अकाउंटिंग की किताबों जैसी नहीं है, बहुत सरल है। अच्छा। सीधी सी बात है। एक एसेट यानी संपत्ति वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। और लायबिलिटी? और एक लायबिलिटी वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। यहीं पर किताब का वो सबसे विवादास्पद आइडिया आता है जो बहुत से लोगों को हजम नहीं होता। आपका घर एक एसेट नहीं है, लेकिन भारत में तो ये बात बिल्कुल उल्टी लगती है। यहाँ तो सब कहते हैं कि प्रॉपर्टी में निवेश सबसे अच्छा है। हाँ, ये सवाल तो बनता है, और इसे समझने के लिए हमें कीमत बढ़ने मतलब एप्रिसिएशन और कैश फ्लो के बीच का फर्क समझना होगा। ठीक है।
कियोसाकी का तर्क पूरी तरह से कैश फ्लो पर आधारित है। जब आप एक घर खरीदते हैं जिसमें आप खुद रहते हैं, तो हर महीने वो आपकी जेब से पैसा निकालता है। होम लोन की EMI, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। हाँ, तो कैश फ्लो के नजरिए से ये एक लायबिलिटी है। हाँ, ये हो सकता है कि 20 साल बाद उसकी कीमत दुगनी हो जाए, लेकिन उन 20 सालों तक वो आपकी जेब से पैसा निकालता रहा। मतलब जब तक आप उसे बेचकर प्रॉफिट नहीं कमा लेते या उसे किराए पर नहीं दे देते, और वो किराया आपके सारे खर्चों से ज्यादा हो, तब तक वो एक लायबिलिटी ही है। एग्जैक्टली। अमीर लोग पहले ऐसे एसेट्स बनाते हैं जिनसे कैश फ्लो आता है, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक डिविडेंड्स या कोई बिजनेस। फिर उस कैश फ्लो से वो अपनी लायबिलिटीज जैसे बड़ा घर या महंगी कार खरीदते हैं, जबकि मिडिल क्लास अपनी सैलरी से सीधे लायबिलिटीज खरीदता है। और फिर उन लायबिलिटीज को चुकाने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है। ये कैश फ्लो का पैटर्न ही अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क है। किताब में एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस के बीच का फर्क। और इसे समझाने के लिए मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक की कहानी तो कमाल की है। हाँ, वो कहानी इस आइडिया को बिल्कुल साफ कर देती है। एक बार रे क्रॉक यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों से बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा, आप लोगों को क्या लगता है मैं किस बिजनेस में हूं? सबने कहा होगा हैमबर्गर बेचते हैं। बिल्कुल। सब छात्र हंसे और कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, आप हैमबर्गर बेचते हैं। रे क्रॉक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था आप यही कहेंगे, लेकिन मेरा प्रोफेशन हैमबर्गर बेचना हो सकता है, पर मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट, ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब ये कि रे क्रॉक जानते थे कि मैकडॉनल्ड्स की हर फ्रेंचाइजी की सफलता का सबसे बड़ा राज उसकी लोकेशन है। तो उनका मॉडल ये था कि वो फ्रेंचाइजी के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदते थे और फिर उस जमीन को फ्रेंचाइजी ओनर को लीज पर देते थे। अच्छा, आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रियल एस्टेट ओनर है। हैमबर्गर तो सिर्फ उस रियल एस्टेट का किराया चुकाने का एक जरिया थे। तो सबक ये है कि अपनी नौकरी को अपना बिजनेस मत समझिए। आपका प्रोफेशन एक बैंकर या टीचर होना हो सकता है, लेकिन आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस है आपके एसेट कॉलम को मजबूत करना। तो नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सैलरी से एक साइड हसल की तरह एसेट्स बनाने हैं। बिल्कुल, किताब यही सलाह देती है कि अपनी दिन की नौकरी करते रहो, लेकिन खर्च करने की बजाय उस पैसे से असली एसेट्स खरीदो। स्टॉक, बॉन्ड, रेंटल प्रॉपर्टी या कोई ऐसा छोटा बिजनेस जिसे आपको खुद न चलाना पड़े। और जब आपके एसेट कॉलम से आने वाला कैश फ्लो आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब आप आर्थिक रूप से आज़ाद हैं। दौलत की परिभाषा भी यही है, ये आपकी नेटवर्थ नहीं है। दौलत ये है कि अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है ना, आपको पैसे की समझ यानी फाइनेंशियल IQ भी चाहिए। किताब कहती है कि फाइनेंशियल समझ के बिना ज्यादा पैसा सिर्फ ज्यादा बड़ी मुसीबतें लाता है। सही कहा। और फाइनेंशियल IQ के 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला है अकाउंटिंग, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, नंबरों को समझना। दूसरा है निवेश, यानी पैसे से पैसा बनाने की साइंस। तीसरा, बाजार को समझना, मतलब सप्लाई और डिमांड के नियम। और चौथा, कानून। हाँ, कानून, खासकर टैक्स और कॉरपोरेशन से जुड़े कानून। ये कानून वाला हिस्सा मुझे हमेशा से बहुत जटिल लगता है। किताब में बताया गया है कि अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ये काम कैसे करता है? ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक नया लैपटॉप चाहिए। एक कर्मचारी जो नौकरी करता है पहले अपनी सैलरी कमाता है, सरकार उस पर इनकम टैक्स काटती है, फिर जो पैसा बचता है उससे वो लैपटॉप खरीदता है। ठीक है। लेकिन अगर आप एक कॉर्पोरेशन के मालिक हैं तो आप लैपटॉप को एक बिजनेस खर्च दिखाकर टैक्स लगने से पहले की आमदनी से खरीद सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और आप कम टैक्स देते हैं। हाँ, एक कर्मचारी पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है और फिर खर्च करता है। एक कॉर्पोरेशन पहले कमाता है, फिर खर्च करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स देता है। यही वो छोटा सा खेल है जो अमीर लोग बेहतर जानते हैं। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी ज्यादातर लोग एक्शन क्यों नहीं ले पाते? किताब के मुताबिक सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। डर शायद। बिल्कुल। किताब में 5 मुख्य मानसिक बाधाओं का जिक्र है। पहली और सबसे बड़ी बाधा है पैसा खोने का डर। देखिए, कोई भी पैसा खोना पसंद नहीं करता, लेकिन अमीर और गरीब के बीच फर्क ये है कि वो इस डर को हैंडल कैसे करते हैं।
अमीर लोग जानते हैं कि हारना जीतने के प्रक्रिया का हिस्सा है। वो हर हार को एक सीखने के मौके की तरह देखते हैं। दूसरा है शक या संदेह, वो अंदर की आवाज जो कहती है क्या होगा अगर इकोनॉमी धड़ाम हो गई, या मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, ये शक हमें कोई भी कदम उठाने से रोक देता है। तीसरी बाधा है आलस्य, और ये बड़ा दिलचस्प है। किताब कहती है कि अक्सर बहुत ज्यादा व्यस्त दिखना भी आलस्य का ही एक रूप है। लोग खुद को काम में इतना डुबो देते हैं कि उनके पास अपनी दौलत या सेहत के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं होता। चौथी है बुरी आदतें। जैसे हमारी आदत होती है कि बिल आते ही हम सबसे पहले दूसरों को भुगतान करते हैं। बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड कंपनी को, सरकार को, मकान मालिक को, जबकि रिच डैड की आदत थी खुद को सबसे पहले भुगतान करना। पे योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, मतलब आपकी सैलरी आते ही सबसे पहले एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रख दो। अब भले ही बिल चुकाने के लिए पैसे कम पड़ जाएं, ये दबाव ही आपको आमदनी के नए स्रोत खोजने के लिए मजबूर करेगा। और आखिरी पांचवी बाधा है अभिमान या ईगो। सही। किताब कहती है कि बहुत से लोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए अभिमान का सहारा लेते हैं। अगर वो किसी वित्तीय विषय को नहीं समझते तो वो सीखने के बजाय बहस करने लगते हैं। जबकि अमीर बनने की राह में सबसे जरूरी है कि आप ये माने कि आपको क्या नहीं पता, और फिर उस विषय के किसी विशेषज्ञ को ढूंढकर उससे सीखें। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमें पैसे के लिए काम करने की मानसिकता से निकलकर पैसे से अपने लिए काम करवाने की सोच अपनानी होगी। और इसका रास्ता है लगातार सीखते रहना, वित्तीय शिक्षा हासिल करना और अपने एसेट कॉलम को मजबूत करते जाना। बिल्कुल, ये रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। ये एक पूरी जिंदगी तक चलने वाली सोच और अनुशासन का नतीजा है। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये किताब आज से लगभग 25 साल पहले लिखी गई थी, और तब ये दावा किया गया था कि किसी बच्चे को दी जाने वाली सबसे खतरनाक सलाह है स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। ये आज के दौर में एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर ये सलाह वाकई पुरानी हो चुकी है तो अगली पीढ़ी को पैसों के बारे में वो कौन से नए नियम सिखाए जाने चाहिए जो हमारा शिक्षा तंत्र आज भी नहीं सिखा रहा है?